Bismillahirrahmanirrahim. You are listening to Malik Shazaib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि असेंबली के अंदर प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसके बाद वो असेंबल यानी कि असेंबलर क्या होता है, इस प्रोसेस को समझेंगे कि प्रोग्राम असेंबल कैसे होता है, उसके बाद डिबगिंग क्या होती है या प्रोग्राम को डिबग कैसे किया जाता है, उसके बाद प्रोग्राम को हम जो सा एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, असेंबली में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले है डॉस बॉक्स, ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और उसके बाद आपको जो सा है एक और फाइल जो सी है डाउनलोड करनी पड़ेगी, इस पर आप क्लिक करेंगे ASM सॉफ्ट के नाम से, ठीक है। जब ये दोनों फाइल्स डाउनलोड हो जाएंगी तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप शो इन फोल्डर पे करेंगे, जहाँ पे ये फाइल्स डाउनलोड हुई होंगी वहाँ पे ये आपको ले आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों फाइल्स को यहाँ से कॉपी करना है, सही। कॉपी करने के बाद आपने C ड्राइव में आना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। उसका नाम हम रखते हैं असेंबली, ठीक है। यहाँ पे आपने इंटर करना है, दोनों फाइल्स को आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सही। उसके बाद आपने पहली वाली फाइल पे राइट क्लिक करके इसको आपने करना है एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और ये फाइल्स आपके सामने इस तरह करके आ जाएंगी। उसके बाद ये जो दूसरी फाइल थी डॉस बॉक्स, इसको आपने डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे। उसके बाद क्या करना है कि हम यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू एक जो सा है ना नोटपैड की फाइल बना लेंगे, ठीक है। और इसका हम कोई सा भी नाम रख लेते हैं, हम नाम रखते हैं फर्स्ट, ठीक है। इसको फिर आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने असेंबली का कोड लिखना है। अब असेंबली लैंग्वेज के हर प्रोग्राम में ये वाली जो लाइंस है ना, ये इसी तरह लिखनी है। सबसे पहली जो लाइन है असेंबली के हर प्रोग्राम में आपने ये वाली लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आपने अपना कोड लिखना है दरमियान में, और जो लास्ट वाली दो लाइंस होंगी वो ये वाली होंगी। इसलिए सबसे पहले आपने क्या काम करना है, ये जो तीन लाइनें हैं ना, इनका आप अच्छे से करके रट्टा लगा लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना हो असेंबली का तो आप खुद से लिख लें। अब प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 0x है ना, स्टूडेंट किसी ने यहाँ पे OX100 लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे चले 0 हो गया, तो ये जो दरमियान वाला 0 है, इसमें 0 की जगह स्टूडेंट्स कैपिटल O डाल देते हैं। अब देखें इसमें इतना डिफरेंस तो नहीं लग रहा, लेकिन ये एरर है। तो यहाँ पे 00 ही लिखना है, यहाँ पे भी 00 है, 4C00 है, 4COO नहीं है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। या तो फिर आप इधर INT की जगह NT लिख रहे हो तो फिर भी एरर आएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लो पहले, सही। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, 4 इंस्ट्रक्शंस हमने इसमें लिखी हैं। देखें, पहली इंस्ट्रक्शन है मूव की। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मूव की इंस्ट्रक्शन क्या करती है, इस 8 को AX में डाल देगी, यानी AX रजिस्टर में 8 लोड हो जाएगा। उसके बाद मूव कर देगी 1 को BX रजिस्टर में, अब BX रजिस्टर की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद ऐड की मैंने आपको बताया था, यानी कि जो AX रजिस्टर में पड़ा हुआ है और जो BX रजिस्टर में पड़ा हुआ है, उन दोनों को ऐड करो। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या करना है, AX रजिस्टर में स्टोर करवा दो, क्लियर। और फिर ये वाली इंस्ट्रक्शन वही है कि लोड कर दो 4 को BX में, यानी BX रजिस्टर की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। तो आगे आपने अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, फाइल में जाके सेव एज, और यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का जो है नाम देना है first.asm करना है, ठीक है। यहाँ से फिर ये याद रखना .asm है, फिर इंटर करोगे, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे वापस आओगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, ठीक है, ये आपकी नई फाइल क्रिएट होगी है, और इस फाइल की देखो टाइप क्या है, ASM है, सही हो गया, फाइल क्रिएट होगी। अब यार एक बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो सा है 10 की ज़ुबान समझता है। अब आपने ये वाला जो प्रोग्राम बनाया है ना first.asm, ये आपने कंप्यूटर को देना है कि इसको एग्जीक्यूट करो, लेकिन देखें इसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे हैं, org आ रहा है, ठीक है, मूव आ रहा है, ऐड आ रहा है। तो कंप्यूटर को तो ये नहीं पता ये क्या होता है, कंप्यूटर तो बाइनरी 10 की ज़ुबान समझता है। तो कंप्यूटर फिर इसको ऐड किस तरह करेगा, उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, उसको हम असेंबलर कहते हैं।
ठीक है। असेंबलर की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है नेसम, एक होता है मैसम। नेसम जो सा होता है वो नेट वाइड असेंबलर, ये फ्री होता है, और एक होता है मैसम जो सा माइक्रोसॉफ्ट वालों का होता है, ये फ्री नहीं होता। हम फ्री वाला यूज करते हैं नेट वाइड, ठीक है, क्योंकि ये फ्री है। ओके, अब ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये वाला जो सारा प्रोग्राम है ना, इसी को हम क्या करते हैं यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ये चेंजेस कर देता है। यानी ORG का जो भी कोड है ना बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। सपोज करो 0100 बनता है, यहाँ पे वो ये लिख देगा। फिर इस मूव की जगह जो भी कोड बनता है बाइनरी में, इसका 1010 ये सपोज करें कोड बनता है, तो यहाँ पे वो ये जो मूव था ना, इंग्लिश के जितने वर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर देगा किसके साथ, बाइनरी के साथ। अब ये ऐड है, सपोज करें ऐड का बनता है 000110, जो कोई भी कोड बनता है, ठीक है। फिर मूव आया है तो फिर इसकी जगह जो है ना वो बाइनरी यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। फिर ये नीचे मूव भी है, इसको भी रिप्लेस कर देगा, ठीक है। और ये फिर नीचे इंट है, ये भी इंग्लिश का वर्ड है, इसको भी जो है 010 बाइनरी से रिप्लेस कर देगा, जो भी इस वर्ड की बाइनरी बनती है, ठीक है। और उसके अलावा अब ये देखें बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। ये AX ये तो रजिस्टर्स के नेम है। अब इसने क्या किया कि ये जो हमारा प्रोग्राम था उसको इसने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काम होता है असेंबलर का, कि जो भी प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसको असेंबल करना, यानी कि उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, इस प्रोग्राम इसको कहते हैं असेंबल करना। ये असेंबलर का काम है। क्लियर। अब जोन सा है ये वाली फाइल जोन सी है ना, ये जो नई असेंबलर फाइल बनाता है इसको हम .com फाइल कहते हैं। ये वाली जो फाइल है जिसमें बाइनरी कोड होता है, अब हम प्रोसेसर को ये वाली फाइल देते हैं .com वाली, जिसमें बाइनरी के नंबर्स होते हैं। तो प्रोसेसर को बाइनरी आती होती है, इस तरह वो .com फाइल को एग्जीक्यूट कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है। सही है। अब हम क्या करेंगे कि इस फाइल को, ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको बताता हूँ कमांड्स हम इसकी कैसे देते हैं, असेंबली के प्रोग्राम को हम जो सा है एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉस बॉक्स को ओपन करना है। तो ये देखें जब डॉस बॉक्स ओपन हो जाएगा, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं CLS, यानी स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि माई कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास 3 ड्राइव्स हैं हार्ड डिस्क में, C, D और E। तो इन तीनों में से कौन सी ड्राइव को मैंने इस डॉस बॉक्स के अंदर एक्सेस करना है, ठीक है। मैंने C को एक्सेस करना है ना, इसलिए मैं C के अंदर जाता हूँ। अब C के अंदर मैंने कौन से फोल्डर को एक्सेस करना है, तो ये असेंबली को मैंने एक्सेस करना है। वो क्यों, क्योंकि इसके अंदर वो मैंने जो नहीं था फाइल्स, मैंने आपको बताया था कि असेंबली के प्रोग्राम्स चलाने के लिए फाइल्स चाहिए होती हैं, वो इसके अंदर रखी, एक्सट्रैक्ट की थी मैंने। देखें नेसम की फाइल्स हैं, ये मुझे चाहिए होंगी, तो मैं ये इसके अंदर लिखी थी, इसलिए मुझे इसके अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं माउंट C, ठीक है। यानी कि अब फिर आगे मैं डायरेक्टरी लिखूंगा, डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर लिखूंगा, ठीक है। कौन सी ड्राइव के अंदर वो फोल्डर पड़ा हुआ है, C:, यहाँ पे मैंने ये वाला स्लैश यूज करना है, ठीक है। ये वाला स्लैश यूज नहीं करना, अगर ये वाला स्लैश यूज किया तो एरर आएगा, इसलिए ये वाला स्लैश यूज किया। अब आगे मैं फोल्डर का नाम लिखूंगा, यानी कि डायरेक्टरी का नाम लिखूंगा। तो इसको मैं इंटर करता हूं, तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये है कि आप C ड्राइव को डॉस बॉक्स के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लिखते हैं C:, यानी कि हम यहाँ पर आगे C, अब देखें यहाँ पे Z था ना, अब C आ गया। अब हम C ड्राइव के अंदर इस डायरेक्टरी में आ गए हैं। अब हम लिखते हैं dir, यानी कि इस फोल्डर के अंदर जो जो कुछ पड़ा हुआ है ना वो सारा डिस्प्ले करा दो। तो ये देखो इसके अंदर सबसे पहले ऊपर MIS मिस्क था, फिर ये सारी फाइल्स थी। तो ये देखें ऊपर यहाँ पे हम इसके अंदर आ गए, यहाँ पे सारी फाइल्स आ गई हैं, लिखी हुई हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ASM प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ASM प्रोग्राम भी पड़ा हुआ है, सारी फाइल्स शो कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना था, हमने अपने प्रोग्राम को असेंबल करना था, यानी कि असेंबलर के जरिए जो सा है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना था। तो हम उसके लिए कमांड क्या लिखते हैं, हम इधर लिखते हैं नेसम, यानी कि असेंबलर का नाम नेसम है, ठीक है। किसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, fis.asm, इस फाइल को, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखी थी। आगे हम लिखते हैं -o, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं fir.com, ठीक है। ओके, ये क्या करता है मैं आपको बता दूं, ये इंटर करते हैं तो ये यहाँ पे आप देखना, ये देखें fir.com की एक फाइल जनरेट होगी है। इस कमांड ने क्या की है, इस कमांड ने की है नेसम,
अब नेसम का काम तो आपको पता चल गया ना, यानी कि असेंबली वाली फाइल को बाइनरी कोड में जो सा कन्वर्ट करता है। तो ये FIRS first.asm वाली कौन सी फाइल थी? ये वाली फाइल थी जिसके अंदर हमने कोड लिखा था। इस फाइल को जो सा है नेसम ने लिया है, ठीक है, और उसको क्या किया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया है। बाइनरी में इसने कहाँ पे कन्वर्ट किया, ये देखें, इसको इसने पूरा बाइनरी में कन्वर्ट किया। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उसने एक और फाइल बनाई है। वो कौन सी फाइल है? FIR.com। जो उसने बाइनरी बनाई थी ना इस प्रोग्राम की, वो FIR.com वाली फाइल में उसने डाल दिया। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, तो जब इस फाइल में आगे अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो FIR.com वाली फाइल है ना, ये सारी बाइनरी है, ये तो प्रोसेसर को समझ में आएगी, इसको वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो हम लिखते हैं FIR.com, ठीक है। जब इंटर करेंगे इसका मतलब है हमने अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लिया है, ठीक है। लेकिन स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आया। वो क्या वजह सी? उसकी वजह यह है कि देखो, हमने अपने प्रोग्राम के अंदर पहली इंस्ट्रक्शन में AX रजिस्टर में 8 डाला है, दूसरी इंस्ट्रक्शन में BX में 1 डाला है, तीसरी इंस्ट्रक्शन में दोनों को ऐड किया और आंसर AX रजिस्टर में डाल दिया, चौथी इंस्ट्रक्शन में BX में हमने 4 डाला है। कहीं पे हमने कुछ डिस्प्ले किया? कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। तो इस वजह से स्क्रीन पे जो सा है कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। तो एक तो तरीका ये है एग्जीक्यूट करने का, सेकंड तरीका है डिबग करने का, ठीक है। डिबग करके हम एक एक इंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। एनीवेज उससे पहले आपको ये बता दूं कि इस तरह के सवाल आते हैं पेपर के अंदर कि कमांड लिखो कि असेंबलर से हम जो सा ना वो ये वाली .com फाइल कैसे बनाते हैं, या तो फिर हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। तो इस तरह हम एग्जीक्यूट करते हैं। एक और सवाल आ सकता है कि लिस्टिंग फाइल कैसे जनरेट करते हैं, उसकी कमांड लिखें। तो लिस्टिंग फाइल हम ऐसे करते हैं, हम कहते हैं नेसम, मेरी बात सुनो, ये वाला प्रोग्राम है, ठीक है, -L, यानी कि -L का मतलब है लिस्टिंग फाइल जनरेट करो, ठीक है। लिस्टिंग फाइल जनरेट करने के बाद तुमने क्या करना है, वो जो फाइल जनरेट करोगे ना मेरे प्रोग्राम की, उसको तुम इसके अंदर डाल दो, इस फाइल के अंदर। ये एक और फाइल क्रिएट करो, इसके अंदर डाल दो, ठीक है। ये .lst एक्सटेंशन है, ये इसके अंदर लिस्टिंग फाइल का डाटा आता है। इसको इंटर करते हैं तो वो उसने फाइल क्रिएट कर दी है नेसम ने। अब हम देखना चाहते हैं कि वो लिस्टिंग फाइल के अंदर क्या उसने क्रिएट की है। तो यहाँ पे हम लिखते होते हैं टाइप, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट, ये जो जिस नाम से हमने फाइल क्रिएट की थी, .lst एक्सटेंशन थी ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पे इंटर करते हैं। तो ये देखें, लिस्टिंग फाइल जो नेसम ने क्रिएट की थी वो हमारे सामने आ गई है। अब आपको ये भी सवाल आ सकता है कि लिस्टिंग फाइल के अंदर को हम रीड कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, ये जो 4th कॉलम है, यहाँ पे क्या है, जो आपने प्रोग्राम लिखा था ना, सेम एज इट इज ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। एक कॉलम हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये देखें फर्स्ट कॉलम में नंबरिंग आ रही है 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है। देखें फर्स्ट लाइन में कुछ भी नहीं है। उसकी रीज़न क्या है, अगर हम अपने कोड में आते हैं, देखें फर्स्ट लाइन में यहाँ पे भी कुछ भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे भी कुछ नहीं है। समझाना मैं आपको ये चाहता हूँ, ये जस्ट हमारा जो कोड है ना, उसकी लाइन नंबरिंग दी हुई है 1 से लेके आगे जितनी लाइन्स है, ठीक है। सेकेंड कॉलम को अभी रहने दे, थर्ड कॉलम में आते हैं। थर्ड कॉलम में मैंने जो आपको नहीं बताया था कि जो हमारा कोड है उसको उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ठीक है, 1-0 में कन्वर्ट किया है। तो ये वो बाइनरी लिखी हुई है ये इस कॉलम में। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है ना, ये वाली, इसको उसने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया असेंबलर ने। लेकिन आप कहेंगे ये बाइनरी तो नहीं लिखी हुई, ये तो B8, ये तो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ये बेसिकली बाइनरी है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल में B80 ABC, ये आपको पता है हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो हेक्साडेसिमल में क्यों लिखा हुआ है? हेक्साडेसिमल में इसलिए लिखा हुआ है, अगर तो वो यहाँ पे बाइनरी में लिखता ना, तो ये नंबर इतना बड़ा बनता, इतना बड़ा बन जाता, ये हमसे रीड तो हो नहीं सकता 100010 इस तरह करके। तो इसलिए हमारे पढ़ने की आसानी के लिए उसने वो जो बाइनरी जनरेट की थी उसको उसने हेक्सा में यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा रहा है। बेसिकली ये उसने हमारा जो प्रोग्राम था उसकी बाइनरी कन्वर्ट किया है। तो थर्ड कॉलम में क्या हुआ, बाइनरी। अच्छा, ये जो दूसरा कॉलम है ना, ये इसको हम ऑफसेट कहते हैं या तो फिर एड्रेस कहते हैं। बेसिकली ये बता रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन का दूसरी इंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊं कैसे। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बताता चल।
ये छोटी सी एक चीज़ है, ये आप देखें। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगर पता है तो वेल एंड गुड। देखें, एक जो हेक्साडेसिमल का नंबर का जो डिजिट होता है ना, वो बाइनरी में 4 बिट्स के इक्वल होता है। अगर नहीं पता तो इसको रट्टा लगा लो। दूसरी बात यह है कि एक जो बाइट होती है ना, उसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। अगर इसका भी नहीं पता तो इसका भी रट्टा लगा लो। उसके बाद जैसे अबव कैलकुलेशन के लिहाज से एक हेक्साडेसिमल 4 डिजिट्स का होगा, तो 2 हेक्साडेसिमल कितने डिजिट्स के होंगे? 4 और 4 8, ठीक है। और 8 बिट्स जो उनसी होती हैं वो कितनी बाइट के इक्वल होती हैं? 1 बाइट के इक्वल। ये आपने याद कर लेना है, इसको याद कर लो। अगर आपने उसको याद कर लिए तो तब आपको ये दूसरा कॉलम आसानी से समझ आएगा। वो देखें स्टार्ट में 0 है ना, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखें यहाँ पे B लिखा हुआ है, B की 4 बिट्स कर लें। 8 लिखा हुआ है, 8 की 4 बिट्स कर लें। 4 और 4 कितनी बिट्स होगी? 8, तो 1 बाइट बन गई। ओके, आगे चलते हैं। 0 लिखा हुआ है, इसकी 4 बिट्स कर लें। 8 लिखा हुआ है, इसकी 4 बिट्स कर लें। कितनी होगी? 8 दोबारा होगी। एक पहले बाइट थी और एक बाइट ये होगी, 2 बाइट्स। उसके बाद फिर देखें 0 लिखा हुआ है, फिर 0 लिखा हुआ है। 4 4 दोनों की बाइट्स, 8 बाइट्स दोबारा होगी। तो कितनी बाइट्स होगी? 3 बाइट्स होगी। तो देखें इस इंस्ट्रक्शन से दूसरी का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं। देखें 4 बिट्स और 4 बिट्स, 8 बिट्स, 1 बाइट होगी। फिर 4 बिट्स और 4 बिट्स, 8 बाइट्स, 8 बिट्स, 2 बिट्स होगी। और फिर 0 0, तो ये कितनी होगी? 8 बिट्स दोबारा। तो ये 3 के बाद 4, 5 और ये 6। तो ये देखें यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें फिर 2 हेक्सा जो से डिजिट्स हैं, हमने पढ़ा है 2 हेक्सा जो डिजिट्स होते हैं वो 1 बाइट के इक्वल होते हैं। तो ये 2 हेक्सा डिजिट 6 बाइट्स हुई थी ना, 7 होगी, फिर 8 होगी। तो ये देखें इधर 8 लिखा हुआ है। फिर 2 हेक्सा डिजिट 9, ये 10 और ये 11। तो 11 देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। जो 11 होता है उसको हम हेक्सा में B से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आगे ये B और 8 दोनों से 1 बाइट, 0 0 दूसरी बाइट, 4C तीसरी बाइट, ठीक है। तो 11 और 3 कितनी होगी? 14 और यहाँ पे E लिखा हुआ है। तो हेक्साडेसिमल में 14 को E कहते हैं। ये समझ में आ गई कि ये क्या चीज़ होगी है? इसको हम ऑफसेट एड्रेस कहते हैं। क्लियर? तो ये तो थी जो है ना लिस्टिंग फाइल के बारे में आपको मैंने सारा बता दिया। इवन कि ये ऑफसेट भी बता दिए कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है। क्लियर? अब हम आते हैं डिबगर की तरफ। देखें, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के 2 तरीके हैं। एक जब .com फाइल निकालते हो ना, तो यहाँ पे आप लिखते हो, ठीक है, F फर्स्ट, ये क्या नाम रखा था हमने, उसका नाम F रखा था ना, f.com। तो हम इसको इंटर करते हैं तो वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये थी कि हमें पता नहीं चला रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आई है, क्या प्रोसेसिंग हुई है, कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आई है, क्या हुआ है प्रोग्राम के अंदर, कुछ पता नहीं चलता। तो उससे हमें पता नहीं चलता था। अगर हम देखना चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू आती है, ठीक है, तो हम फिर रजिस्टर में वैल्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम प्रोग्राम चला के प्रोसेसर की स्टेट को देखना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम डिबगर यूज़ करते हैं, ठीक। अब जो असेंबली लैंग्वेज में हम डिबगर यूज़ करेंगे वो AFD है। AFD से बनता है एडवांस फुल स्क्रीन डिबगर, ठीक है। अब डिबगर ओपन कैसे करते हैं उसकी कमांड देख लें, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। AFD, ठीक है। आगे जिस फाइल को आपने जो सा है डिबगर में ओपन करना है, डिबगर में हमेशा .com की फाइल ओपन होती है जो बाइनरी में असेंबलर ने कन्वर्ट की होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a.com, ठीक है, और यहाँ पे इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अच्छा वो कहता है ये फाइल नहीं फाउंड हुई, क्विट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो फाइल कौन सी थी जो हमने आउटपुट निकाली थी। तो ये FIR है, सॉरी, ठीक है। इस FIR को हम जो है ना डिबगर में ओपन करते हैं, AFD, ठीक है, FIR.com इंटर करते हैं। तो देखें अब फाइल आ गई है, वो जो प्रोग्राम था वो इसके अंदर खुल गया। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन खुली है इसको हम कहते हैं डिबगर, ठीक है। ओके, अब डिबगर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको कहा है ना कि इसमें रजिस्टर की वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं एक एक करके, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
तो सबसे जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारे आपके सामने रजिस्टर्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं, AX, BX, CX, DX, ठीक है। ये SI, DI, BP, SP ये इंडेक्स रजिस्टर्स हैं, ये मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाए। उसके बाद ये CS, DS, ES, SS ये सेगमेंट रजिस्टर्स हैं, ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाए। ये IP है, IP रजिस्टर याद है मैंने फ्लैग रजिस्टर वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तो इसका भी आज मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। उसके आगे ये स्टैक बना हुआ है, ये भी हम जब पढ़ेंगे ना आगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, तब आपको चीज़ें अच्छी समझ आएंगी। उससे पहले याद है मैंने फ्लैग के रजिस्टर में बताया था, जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो ओवरऑल जो प्रोसेसर होता है उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखें फ्लैग रजिस्टर है और इसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो नंबर है ना 7202 ये जो सा है प्रोसेसर की, जो मेरे कंप्यूटर में प्रोसेसर है उसकी स्टेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था इंडिविजुअली हर बिट इसकी किसी ना किसी जो सा सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये देखें वो जो हमने फ्लैग रजिस्टर के अंदर फ्लैग्स पढ़े थे, ये देखें ये सारे बने हुए हैं। ये ओवरफ्लो फ्लैग है, डायरेक्शन फ्लैग है, इंटरप्ट फ्लैग है, साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है, सारे फ्लैग्स बने हैं। इनकी मैंने बताया था आपको दो वैल्यूज हो सकती हैं, या तो 0 या तो फिर 1, ठीक है। तो ये वाली ऊपर हो गया। अब हम आते हैं ये इस तरफ, इस सेक्शन में ये है कमांड लाइन। यहाँ पे अगर हमें कोई कमांड देनी हो तो यहाँ पे हम देते हैं, यानी कोई प्रोग्राम लोड करो, कुछ भी कमांड देनी हो ना वो यहाँ पे हम देते हैं कमांड लाइन में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है रैम वाला हिस्सा, कि हम देख सकते हैं कि हम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो सा है रैम में क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, रैम में कौन सी जगह पे क्या वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको हम कहते हैं डाटा विंडो, ठीक है। और ये भी डाटा विंडो है, यानी कि हम एक वक्त में रैम के जो सा ना एक से ज़्यादा हिस्सों को देख सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। फिलहाल दोनों में एक ही है, ये 1 लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है। डाटा विंडो 1 है और ये डाटा विंडो 2 है। यहाँ पे भी देखें DS तो चले मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा इसकी एक समझ आएगी। फिलहाल ये समझे कि रैम है, यहाँ पे रैम मेमोरी है, ठीक है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके तो देख सकते हैं कि उसके अगेंस्ट मेमोरी में क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसा कि रजिस्टर्स में हम देख सकते हैं ये AX लिखा है, इनके आगे ये ग्रीन में वैल्यूज़ लिखी हैं, ग्रीन कलर में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये जो हमारा प्रोग्राम था ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये बिल्कुल लिस्टिंग फाइल की तरह है, लेकिन एक डिफरेंस है इसके अंदर। वहाँ पे लिस्टिंग फाइल जो थी ना वहाँ पे यहाँ पे 0, 3, ठीक है, और फिर इस तरह 6, 8 इस तरह करके चल रहा था, लेकिन यहाँ पे 100 से स्टार्ट हो रहा है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि देखें मैंने आपको कहा था असेंबली का जो भी प्रोग्राम लिखते हैं ना उसके स्टार्ट में ये वाली लाइन लिखते हैं, कहा था ना। तो देखें 0x100 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ना इसका मतलब ये है कि असेंबली में इसके नीचे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है ना तो हम प्रोसेसर को CPU को ये कह रहे होते हैं कि तुमने रैम के अंदर इस एड्रेस से स्टार्ट करना है, इनको लोड करना, ठीक है, 100 एड्रेस से। और ORG का मतलब है ओरिजिनेट करना, रैम के अंदर 100 एड्रेस से इसको जो है ना इसको मेमोरी एलोकेट करना। तो ये आप देख लें जो हमारा प्रोग्राम था उसकी पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, मूव AX8। तो ये देखें मूव AX8 लिखा हुआ है, तो उसकी रैम के अंदर क्या एड्रेस है, तो 100 एड्रेस है, 100 से उसने मेमोरी देना एलोकेट की है, सही है। और उसके बाद फिर जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो 103 एड्रेस पे है, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 106 एड्रेस पे है, सही है, ओके। अब ये जो इंस्ट्रक्शन थी ना, ठीक है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया असेंबलर ने, वो ये लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये B80800 ये बेसिकली जो है ना हेक्सा डेसिमल में लिखा हुआ है, हेक्सा डेसिमल नंबर्स में, लेकिन ये जो है बाइनरी में कन्वर्ट हुआ हुआ है। हमें रिप्रेजेंट हेक्सा डेसिमल में किया हुआ है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमें रीड करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये कितनी बिट्स का है, 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट। 3 बाइट का था, तो नेक्स्ट ये देखें यहाँ से 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, तो 6 बाइट से स्टार्ट हो रहा है। ये बरल हम लिस्टिंग फाइल में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये तो था जो सा है डिबगर,
तो अब हम अपने प्रोग्राम को एक एक इंस्ट्रक्शन करके एग्जीक्यूट करेंगे। दो कीज़ हैं F1 और F2, ये इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए हमारी इंस्ट्रक्शन कौन सी है, मूव AX 8, यानी कि कहने का मकसद है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, AX के अंदर 8 आ जाएगा। अभी देखें AX में क्या पड़ा हुआ है, 0, कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे से F1 प्रेस करते हैं, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है और देखें AX में 8 आ गया, सही। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कहती है कि मूव BX 1, यानी BX में 1 डाल दो। तो अभी देखो BX में क्या पड़ा हुआ है, 0, F1 प्रेस करते हैं तो देखें इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई है, BX में 1 आ गया है। उसके बाद देखें ऐड लिखा हुआ है AX BX, मैंने आपको बताया था इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि AX में जो वैल्यू पड़ी है और जो BX में वैल्यू पड़ी है उन दोनों को ऐड करो। दोनों को ऐड करते हैं, 8 पड़ी हुई है AX में, BX में 1 पड़ी है, दोनों को ऐड किया 9 आ गया। और आंसर किस में डालना है, AX में डालना है आंसर। तो ये देखना आंसर किस में आता है, इसको फिर F1 प्रेस किया तो देखिए आंसर 9 AX में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखें लिखा हुआ है मूव BX के अंदर 4 डाल दो। अभी देखो BX में 1 पड़ा हुआ है ना, F1 प्रेस करते हैं तो BX में 4 लिखा हुआ आ गया, क्लियर। तो उसके बाद देखें मूव लिखा हुआ है मूव AX 4COO, इस इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करते हैं। बेसिकली ये जो 2 लाइंस है मैंने आपको नहीं बताया था, ये जो 2 लाइंस होती हैं ना, ये प्रोसेसर को ये बता रही होती हैं कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। आप जो सा है इसके नीचे कुछ भी लिखो तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। जस्ट हम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एनीवेज जस्ट कंप्यूटर को ये बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया है, क्लियर। तो यहाँ पे हम फिर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें लिखा हुआ आ गया प्रोग्राम टर्मिनेटेड, आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो ये आपने सीखा है असेंबलर के बारे में, डिबगर के बारे में, लिस्टिंग फाइल सीखी है, ठीक है, और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना सीखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, इनको अगर आपने अच्छा प्रिपेयर किया तो नेक्स्ट आपको आसानी होगी। इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर टर्मिनेट कर रहा हूँ। जितना मैंने सिखाया है इनको बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कीजिएगा, प्रिपेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो से देखें आपको प्रोग्राम जो इंसान ना वो लिखना आ गया है, ठीक है, डिबगर में चलाना आ गया है, लिस्टिंग फाइल बनानी आ गई है, एग्जीक्यूट करना आ गया है। अब जस्ट आपको क्या करना होगा, इन दोनों के दरमियान में जो भी आपको प्रोग्राम कहेगा 2 नंबर्स को ऐड करो, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर 2 नंबर्स की एवरेज निकालो, 10 नंबर्स की एवरेज फाइंड करो। जो भी प्रोग्राम होगा आपको जस्ट इन 2 लाइन इनके दरमियान लिखना होगा, वो कोड करना होगा और इसी तरह एग्जीक्यूट करना है। इसलिए जो मैंने बताया उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी तरह की, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करके या कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।